नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में 14 लोगों की मौत और 69 लोगों के घायल होने का जिम्मेदार कौन? मुंबई में घाटकोपर में सोमवार को जिस बिल बोर्ड के गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई और 69 अन्य घायल हो गए, उसकी जांच पिछले 1 साल से अधिकारी कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बता रही है कि अधिकारियों ने इसे हटाने के लिए कहा था। यह हैरानी की बात है कि अब कहा जा रहा है कि मुंबई नगर निगम बीएमसी के वार्ड कार्यालय ने सोमवार को ही संबंधित एजेंसी मैसर्स ईगो मीडिया को नोटिस भेजकर इसे हटाने को कहा था। सवाल यह है कि सोमवार शाम को हादसा हुआ और सोमवार को ही नोटिस भेजा गया था। इसका क्या अर्थ लगाया जाए? एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 1 साल से जांच हो रही थी, इसके बावजूद उस जानलेवा बिलबोर्ड को नहीं हटाया गया। बीएमसी का नियम है कि इतनी ऊंचाई पर अधिकतम 40 × 40 फीट के होर्डिंग ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो बिलबोर्ड गिरा हुआ 120 × 120 फीट का था। सोमवार को दिए गए नोटिस में इस आकार का उल्लंघन पाया गया और हटाने को कहा जा रहा है। बहुत साफ है कि 1 साल से जांच के नाम पर बीएमसी में क्या हो रहा होगा। देश के तमाम महानगरों में ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग जानलेवा होते जा रहे हैं। नगर निगम की कमाई का यह एक जरिया है, लेकिन उससे ज़्यादा अवैध कमाई इनके जरिए की जाती है। चौथे चरण में भी कम वोटिंग, लेकिन अंतर मामूली। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान में गिरावट चौथे चरण में भी देखी गई। चुनाव आयोग ने रात 11:45 बजे जो आंकड़ा जारी किया, उसके मुताबिक 96 सीटों पर 67.25% मतदान हुआ। हालांकि 2019 में चौथे चरण में इतनी ही सीटों पर 68.8% मतदान हुआ था, लेकिन मौजूदा चौथे चरण के मतदान प्रतिशत में अभी बदलाव हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग शुक्रवार तक अंतिम डेटा जारी करेगा। मौजूदा चौथे चरण की तुलना अगर पिछले 3 चरणों से करें तो स्थिति थोड़ा बेहतर हुई है। पहले चरण में 102 सीटों पर 66.14% मतदान हुआ, जबकि 2019 में 69.89% वोट इन्हीं सीटों पर पड़े थे। दूसरे चरण में 88 सीटों पर 66.71% मतदान हुआ, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर 69.64% हुआ था। तीसरे चरण में 93 सीटों पर 65.68% मतदान हुआ, जो 2019 में इन्हीं सीटों पर हुए 67.3% से कम था। 3 चरणों के अंतिम मतदान प्रतिशत चुनाव आयोग के अंतिम डेटा पर आधारित हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन, कैंसर से पीड़ित थे। बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का सोमवार को 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे हैं। सुशील कुमार मोदी ने इस साल अप्रैल में बताया था कि उन्हें कैंसर है और इस वजह से 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनका पार्थिव शरीर मंगलवार 14 मई को पटना के राजेंद्र नगर में उनके घर लाया जा रहा। मंगलवार को ही उनका अंतिम संस्कार होगा। पीएम मोदी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई भाजपा नेताओं ने दुख जताया और सुशील कुमार मोदी के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। सुशील मोदी का जन्म जनवरी 1952 को हुआ था। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1973 में वो छात्र संघ के महासचिव बने। उनका राजनीतिक करियर 3 दशक लंबा है। इस दौरान वो विधायक, एमएलसी और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे। विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। उन्होंने 2005 से 2013 तक और फिर 2017 से 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। बारामती में ईवीएम के स्टोर रूम का सीसीटीवी 45 मिनट बंद रहा। एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने बारामती में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रिया सुले बारामती से चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ उनके अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनित्रा पवार मैदान में है। अजित पवार शरद पवार से बगावत कर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ सरकार में शामिल हो गए हैं और इस तरह उनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल है। बारामती में 7 मई को वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। इन्हीं ईवीएम को लेकर शिकायत की गई है। सुप्रिया सुले ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि मतदान के बाद जिस गोदाम में ईवीएम रखे गए थे, वहां के सुरक्षा कैमरे आज 45 मिनट के लिए बंद कर दिए गए थे। सीसीटीवी के इतने लंबे समय तक बंद रहने पर सवाल उठाते हुए सुले ने इसको बेहद संदिग्ध घटना बताया। उन्होंने इसको चुनाव आयोग की एक बड़ी चूक बताया। उन्होंने कहा, बारामती लोकसभा क्षेत्र के मतदान के बाद एक गोदाम में जहां ईवीएम रखी गई है, वहां का सीसीटीवी आज सुबह 45 मिनट के लिए बंद कर दिया गया था। यह संदेहास्पद है। जहां ईवीएम जैसी अति महत्वपूर्ण चीज रखी हुई है, वहां सीसीटीवी बंद है। साथ ही यह एक बड़ी चूक है। उन्होंने कहा, जब उनके चुनाव प्रतिनिधियों ने संबंधित अधिकारियों और प्रशासन से संपर्क किया तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसके अलावा उस जगह पर तकनीशियन भी उपलब्ध नहीं थे। अदालत ने अपहरण मामले में एचडी रेवन्ना को जमानत दी पर शर्त भी लगाई। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने सोमवार को जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को सशर्त जमानत दे दी।
उनके बेटा प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण के आरोप से जुड़े अपहरण मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। एक महिला के अपहरण से जुड़े मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन अब उनको अदालत ने जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने जमानत के साथ कई शर्तें लगा दी हैं। अदालत ने उनसे 5 लाख का निजी मुचलका भरने और अन्य शर्तों के साथ जांच में सहयोग करने को कहा। पीड़ित महिला के बेटे द्वारा दायर शिकायत के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के बेटे एच.डी. रेवन्ना पर 29 अप्रैल को एक महिला के कथित अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी की शिकायत के बाद कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT गठन की है। काफी किरकिरी होने के बाद जेडीएस नेतृत्व ने प्रज्वल को पार्टी से निलंबित कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते हैं। रेवन्ना के खिलाफ कुछ महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये महिलाएं रेवन्ना के घर में किचन से लेकर तमाम घरेलू काम तक करती थी। इन्हीं में से एक महिला ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई थी। रेवन्ना की यौन उत्पीड़न आरोपों वाले करीब 3000 वीडियो फोटो एक पेन ड्राइव के जरिए सामने आए हैं। केस दर्ज होने के बाद कर्नाटक सरकार ने SIT गठित की थी। मुस्लिम वोटरों के आई कार्ड चेक किए, भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के खिलाफ केस दर्ज। हैदराबाद लोकसभा सीट पर सोमवार 13 मई को वोट डाले जा रहे हैं। भाजपा की हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता ने आजमपुर के मतदान केंद्र पर कुछ मुस्लिम महिलाओं के पहचान पत्र चेक करने पहुंची। वीडियो वायरल हुआ तो विवाद में आ गई। हैदराबाद के कलेक्टर ने बताया कि मालकपेट पुलिस स्टेशन में भाजपा की उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ IPC की धारा 171C, 186, 505(1)C और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI पर बयान दिया कि मैं एक उम्मीदवार हूं। कानून के अनुसार उम्मीदवार को फेस मास्क के बिना ID कार्ड की जांच करने का अधिकार है। मैं पुरुष नहीं हूं, मैं एक महिला हूं और बहुत विनम्रता के साथ मैंने उनसे केवल इतना अनुरोध किया कि क्या मैं आपका ID कार्ड देख सकती हूं। अगर कोई इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वे डरे हुए हैं। इसके बाद माधवी लता वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को इसी मुद्दे पर धमकाने लगी। वीडियो सामने आने के बाद असुद्दीन अवैसी के नेतृत्व वाले AIM ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। हैदराबाद सीट पर AIM के असुद्दीन ओवैसी और भाजपा की माधवी लता के बीच मुकाबला है। ओवैसी ने पिछले लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। लता ने आजमपुर मतदान केंद्र के अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि वे पहचान पत्रों की ठीक से जांच करें और उसके बाद ही किसी को वोट डालने दें। बाद में उन्होंने दावा किया कि आजमपुर की मतदाता सूची में काफ़ी गड़बड़ियां थी और कई मतदाताओं के नाम गायब हैं। केजरीवाल की तरह सोरेन को भी मिलेगी जमानत, SC का ED को नोटिस। लोकसभा चुनाव प्रचार के जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, क्या अब इसी आधार पर झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को भी जमानत मिल सकती है? केजरीवाल की जमानत का हवाला देते हुए सोरेन की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है और 17 मई तक जवाब मांगा है। सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत याचिका की मांग करते हुए कहा कि केजरीवाल पर अदालत का आदेश सोरेन को कवर करता है। जब अदालत ने 20 मई तक ED को जवाब मांगा तो सिब्बल ने तर्क दिया तब तक तो चुनाव खत्म हो जाएंगे, इसके बाद नई तारीख तय की गई। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी को दी गई उसकी चुनौती को खारिज कर दिया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में न्यायमूर्ति खन्ना ने सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या संबंधित जमीन पर उनका कब्जा है। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि सोरेन की जमीन पर कब्जा नहीं है। उन्होंने कहा जमीन पर मेरा भी कब्जा नहीं था, मेरा जमीन से कोई लेना देना नहीं है, यह बयान दर्ज किया जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि जमीन पर जबरन कब्जा करने से संबंधित अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत अधिसूचित अपराधी नहीं है। कपिल सिब्बल ने जिस अरविंद केजरीवाल को जमानत वाले फैसले का जिक्र किया है उसमें अदालत ने केजरीवाल को चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। साथ ही उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान उनके द्वारा चुनाव प्रचार करने पर कोई रोक या पाबंदी नहीं रहेगी। 10वीं में 93.6 और 12वीं में 87.98% परीक्षार्थी हुए पास। CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्रतिशत के मामले में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ा है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार 93.6% और 12वीं में 87.98% परीक्षार्थी सफल रहे। 10वीं कक्षा के नतीजों में 94.75% छात्राएं उत्तीर्ण हुई, जो लड़कों की उत्तीर्णता से तुलना में 2.04% अधिक है। 47,000 से अधिक छात्रों ने इस परीक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 2.12 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 90% से अधिक अंक मिले हैं। वहीं 12वीं में लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत छात्रों के मुकाबले 6.40% अधिक है। CBSE के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने सोमवार को यह घोषणा की कि सत्र 2024-25 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं अगले साल 15 फरवरी से होंगी।
10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं 15 जुलाई को शुरू होंगी। इस साल 10वीं कक्षा में 1.32 लाख विद्यार्थियों को और 12वीं कक्षा में 1.22 लाख विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा की श्रेणी में रखा गया है। गुरुद्वारे में पीएम मोदी ने बनाई रोटियां, खाना भी परोसा। अपने बिहार दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को पटना के प्रसिद्ध तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में पहुंचकर माथा टेका है और अरदास किया है। इस गुरुद्वारे में पहुंचने के बाद पीएम मोदी सेवादार के रूप में भी दिखे। यहां उन्होंने खुद से रोटियां बेली, दाल बनाई। इसके बाद लंगर में जाकर लोगों को अपने हाथ से खाना भी परोसा। इस दौरान पीएम मोदी पगड़े भी पहने हुए थे। गुरुद्वारे में पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक रुके। माना जा रहा है कि देश और दुनिया में प्रसिद्ध पटना साहिब गुरुद्वारे में पहुंचने वाले वह पहले प्रधानमंत्री हैं। वह पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस गुरुद्वारे में आकर सेवादार की भूमिका निभाई है। इस गुरुद्वारे में पीएम मोदी को जाने को राजनीति और लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों से पंजाब के किसान भाजपा और पीएम मोदी से नाराज चल रहे हैं। पंजाब के किसानों में बड़ी आबादी सिख किसानों की है। इसके साथ ही दिल्ली में भी सिखों की बड़ी आबादी है। उनकी आबादी दिल्ली की कई सीटों पर जीत और हार में बड़ी भूमिका निभा सकती है। वहीं बिहार में भी पटना साहिब लोकसभा सीट पर अच्छी संख्या में सिख वोटर हैं। ऐसे में पीएम मोदी का गुरुद्वारे का दौरा भले ही अराजनीतिक कहा जा रहा हो, लेकिन इससे भाजपा को फायदा हो सकता है। पीएम ने पटना साहिब गुरुद्वारे का दौरा कर भाजपा से नाराज सिखों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। चाबहार पोर्ट डील पर अमेरिका की भारत को चेतावनी। भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट डील साइन होने के बाद अमेरिका ने वार्निंग दी है। अमेरिका ने कहा कि ईरान से व्यापार करने की वजह से भारत पर पाबंदियों का खतरा रहेगा। दरअसल अमेरिकी विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चाबहार पोर्ट की डील पर सवाल किया गया। इस पर जवाब देते हुए पटेल ने कहा, हमें जानकारी मिली है कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश नीतियों और दूसरे देशों के साथ अपने रिश्तों पर भारत खुद फैसले करेगा, लेकिन जो भी देश ईरान के साथ व्यापार में शामिल होगा उस पर प्रतिबंध लगने का खतरा बना रहेगा। भारत ने सोमवार को ईरान के चाबहार में शाहिद बेहसती पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर लेने से जुड़ी डील की। एक समझौते के लिए भारत से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ईरान भेजा गया था। भारत और ईरान 2 दशक से चाबहार पर काम कर रहे हैं। अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा। इससे पाकिस्तान की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। यह पोर्ट एक तरह से भारत और अफगानिस्तान के व्यापार के लिए ऑप्शनल रास्ता मुहैया कराएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए